हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के ये रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारे बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, एक तो एनसीईआरटी के जितने भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिए हैं। ठीक है, इससे भी आपके जस्ट सेम ही रहेगा सॉल्व करने का जो भी मेथड या तरीका है। और यहाँ से आप कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है तो आप सीख सकते हो कि मतलब सॉल्व किस तरीके से करना है, वैल्यूज वगैरह देख के, और कैसे कैसे टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबके अंदर आपके वही जनरल फॉर्मुलेज वगैरह तो यूज होंगे ही जो आपके चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर मैं जो है क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैं कुछ मेन चीजें लिख दूंगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है, और यहाँ पर हम उसका सोल्यूशन देख लेंगे, मतलब करना किस तरीके से है अगर आपसे जो जो चीजें पूछी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आप इसको साथ साथ में सॉल्व करते चल सकते हो, मतलब जैसे जैसे यहाँ पर सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, बाकी जो कैलकुलेशन होती है जैसे कि मल्टीप्लीकेशन है या बिल्कुल डिवाइड है, तो वो चीज तो यहाँ पर नहीं होगी, उसमें बहुत लोगों का टाइम वेस्ट होता है फालतू में। ठीक है, तो वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अब एग्जाम में आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, कितनी वैल्यू दी है, उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन अलग अलग हो सकती है। अगर उसमें कुछ इजी करने वाला पार्ट आता है, मतलब आप कैलकुलेशन को कुछ इजी करके सॉल्व कर सकते हो, तो वो चीज बताई जा सकती है। बाकी अगर कुछ डिवाइड करने हैं, नंबर काटने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, तो वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि कोबाल्ट 3+ जो है प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कोबाल्ट 2+, इसके लिए आपको E0 दिया हुआ है। और जो सेकंड आपकी इक्वेशन है वो इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा, इस डेटा को देखते हुए इक्वेशन दी E0 इसके लिए, इक्वेशन दी E0 इसके लिए। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक्सप्लेन वाई कोबाल्ट 3+ सॉल्ट्स आर अनस्टेबल इन वाटर। तो कोबाल्ट 3+ के जो सॉल्ट्स हैं, मतलब ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है, इसमें इसके जो सॉल्ट हैं ये अनस्टेबल होते हैं वाटर के अंदर। बेसिकली ये दो चीज की बात की जा रही है, कोबाल्ट 3+ वाटर के अंदर है, तो ये अनस्टेबल क्यों है। कोबाल्ट 3+ अगर अनस्टेबल है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, यानी कि कोबाल्ट 3+ में रहता ही नहीं है, वो किस में चेंज हो जाता है, इसमें लेके इलेक्ट्रॉन 2+ में चले जाता है। यही तो हुआ ना अनस्टेबल का मतलब। तो अनस्टेबल का मतलब क्या है कि कोबाल्ट 3+ रिड्यूस होकर 2+ या फिर 0 इस तरीके से वो जाना चाहता है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये कब होगा, आपको सिंपली क्या देखना है, आपको E0 वैल्यूज देखनी है इनकी। ठीक है, आपको E0 वैल्यूज देखनी है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है आप इसको देखिए, थोड़ी हैंडराइटिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको देखिए, और ये वाली जो सेकंड E0 वैल्यू है आप इसको देखिए। कौन सी वाली E0 की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा वाली जो E0 की वैल्यू है आपको वो बतानी है। ये वाली ज्यादा है, 1.23 है, 1.82 है, 1.2 से 1.8 बड़ा है, तो यहाँ पे आपकी ये वाली E0 की वैल्यू ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट के लिए जो आपका E0 है इज मोर, ज्यादा है ना, तो जिसका E0 ज्यादा होता है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मतलब अगर इसका E0 की वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसीलिए कोबाल्ट 3+ की जो E0 की वैल्यू है, क्योंकि वो मोर है, ज्यादा है, इसीलिए ये क्या करता है, जो वाटर है इसको तो ये करता है ऑक्सीडाइज सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और ये जो कोबाल्ट है जो कि 3+ की स्टेट में है, ये खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। अगर ये कोबाल्ट 3+ रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा, कोबाल्ट 2+ में जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होगा तो +1 होगा, और फिर ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा बिल्कुल कोबाल्ट 0 में। तो मतलब कि इसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तो इसलिए E0 की वैल्यू से हम इस आंसर को दे सकते हैं। E0 वैल्यू इसीलिए दी है आपको कि ये अनस्टेबल क्यों है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ स्टेट में चेंज दिखाता है, वो E0 की वैल्यू से आप बता सकते हो। तो सिंपली है, जिसका E0 कम वो ऑक्सीडाइज होता है, जिसका E0 ज्यादा होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होकर किसी और स्टेट में जाएगा, इसीलिए कोबाल्ट 3+ अनस्टेबल होता है सोल्यूशन की फॉर्म में। तो ये इसकी स्टेटमेंट तो देखो आप खुद से लिख सकते हो, ये तो स्टेटमेंट वाली बात हो जाती है कि E0 ऑफ इसका ज्यादा है, देयरफॉर इट हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस,
ठीक है, आप अपने स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, जस्ट उसका मीनिंग सही होना चाहिए, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर इसका ई नोट ज्यादा है, ई नोट इज मोर, इट हैज टेंडेंसी टू गेट reduce and it oxidizes water to O2 and gives off this ये जो भी चीजें इसके अंदर से निकल रही हैं। सो इसीलिए कोबाल्ट 3+ जो है वो सोल्यूशन की फॉर्म में क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, इनएक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, इसमें है आपको बताना है रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, तो यानी आपको ई की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। ऑफ अ हाफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन 2 मोलर, यहाँ पर देखिए आपकी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड 2 मोलर Fe2+ है और आपका 0.02 मोलर Fe3+ का सोल्यूशन है। यहाँ पर है आपके पास में ई नोट दिया हुआ 0.771 वोल्ट्स। तो सब कुछ आपको दे रखा है, आपको सिर्फ ई कैलकुलेट करना है। सिंपली देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ई नोट दिया है Fe3+ से, यहाँ पर Fe2+ का, यहाँ पे 2+ रह गया है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, Fe3+ जो है रिडक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में जाएगा, Fe2+ के अंदर, है ना, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपकी N की वैल्यू पता लग रही है इस रिएक्शन से, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है वही आपकी N की वैल्यू है। तो N की वैल्यू 1 हो गई, आपको दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दे दी, ई नोट भी दे दिया। तो ई सेल जो है यानी Fe3+ और Fe2+ का, ये कैसे निकल जाएगा, ई नोट माइनस 0.059 बाई N लॉग। इधर आपकी कौन सी स्पीशीज है, Fe2+, कोई पावर नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। नीचे आपकी कौन सी स्पीशीज है, Fe3+ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन रख देंगे, N की वैल्यू रख देंगे और ई नोट रख देंगे। ई नोट आपको दिया है 0.771 माइनस 0.059, डिवाइड में आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं 1 लॉग Fe2+ की कितनी दी है, 2, तो ऊपर लिख दीजिए 2.00, सही है। अब वो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मैं 2 ही लिखती हूँ, 2 है ना, सिर्फ 2 लिख देते हैं। और नीचे कितना है Fe3+ की 0.02, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले लॉग इस चीज को सॉल्व किया जाएगा, जो आएगा उसको उसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर यहाँ वाले से माइनस हो जाएगा, ऐसे करते हैं सॉल्व। तो देखो नीचे जो है ये पॉइंट में, ऊपर नंबर है, क्या करेंगे, नीचे वाले का पॉइंट हटाओ, आगे कितने डिजिट थे, 2, एक 0 था एक 2 था, तो वो जो डिजिट जितना भी आपका ये डेसिमल के बाद में डिजिट है उसके नीचे हम कितना लगाते हैं, उतने ही 0 लगा देते हैं 1 के आगे, फिर है ना। तो वो ऑटोमेटिकली आपका कहाँ चले जाएगा, ऊपर, नीचे के नीचे है ना, वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो वो ऊपर ऑटोमेटिक आपका जाएगा। तो इधर से जब आप ये पॉइंट हटाओगे, क्योंकि आगे 2 डिजिट हैं, तो ऊपर आ जाएंगे 2 0, सही है। अब यहाँ पे देखो नीचे कितना बचा, ये पॉइंट तो हट गया यहाँ से, और आगे वाला 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो नीचे कितना बचा, 2 बचा, और ऊपर कितना है, 200 है। तो ये आपका 200 जो है ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 100। तो log 100 की वैल्यू बता दो बस कितनी है, लेना इधर से 0.771 में से, और आंसर 0.653। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन है, बाकी तरीका आना चाहिए। अगर यही सही नहीं है तो यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड तो कोई बच्चा भी कर सकता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि करना क्या है, कैसे करना है चीजों को, सही है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, अगले में आपको बताना है रेजिस्टेंस 0.5 मोलर सोल्यूशन है, 0.5 मोलर मैंने लिख दिया है, बाकी का डेटा मैं अब लिखती हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो 1 पॉइंट इसमें कहा कि 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, उनके बीच का डिस्टेंस बताया, मतलब कि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना बताया है, 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो जितनी वो दूरी है उनकी, वो क्या होती है, L 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में इसने एरिया भी बताया, इसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यानी ए की भी वैल्यू पता लग गई आपको, 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद में इसने कहा कि फाउंड टू बी 30 ओम, रेजिस्टेंट लिखा था स्टार्टिंग में सेंटेंस के, तो इसने आर भी बता दिया है 30 ओम्स है। इसके बाद में इसने कहा कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की आपको मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, आपको एक तो फॉर्मूले पता होने चाहिए इससे रिलेटेड जितने भी होते हैं, जैसे कि ये देखो L पता है और A पता है, तो L बाई A अगर आप करते हो
तो वो किसके इक्वल आता है, जी स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट के। पहले तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखती हूँ जो उसने पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलती है, उसका डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला लगता है। मोलर कंडक्टिविटी जो रहेगी वो हो जाएगी कंडक्टिविटी यानी कापा जो है 1000 में मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपकी एम, यानी जो भी कॉन्सेंट्रेशन दी है, जो भी मोलरिटी की दी है। तो यानी ये अगर मेरे को पता हो दो चीजें, एक ये और एक ये, तो मेरे पास में ये निकल के आ जाएगा जो पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ये पता है क्या मुझे, कहीं दिया है नहीं, तो नहीं पता। नीचे देखो कॉन्सेंट्रेशन इसकी पता है, सोल्यूशन की दी हुई है। तो चलो एक चीज पता है, एक चीज हमें नहीं पता है, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है अभी। तो ये कैसे निकालोगे, इसके भी फॉर्मूले होते हैं। ये कैसे निकलेगा, जो बाकी का ये डेटा दिया है ना, इसकी हेल्प से ये निकलेगा भाई, इसीलिए तो दिया है कि इसको निकालने के लिए आप इनकी मदद लो। अब कैसे लोगे, फॉर्मूले देखो काफी सारे होते हैं। जैसे कि आपकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो क्या होती है 1/, जो आपकी कंडक्टेंस है वो 1/, रेजिस्टेंस होती है सबसे पहले तो, ठीक है, मतलब इनवर्स रिलेशन चलेगा ना इसका। ऐसे ही आपकी जो कंडक्टिविटी यानी कापा है वो क्या होगी 1/, रेजिस्टिविटी होगी। ये आपकी कंडक्टिविटी है, ये आपकी रेजिस्टिविटी है, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी कंडक्टेंस है, ठीक है। और देखो जो जी स्टार होता है यानी सेल कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, L/A के। ये आपका सेल कांस्टेंट है, ये दो के बीच की लेंथ है और ये उसका एरिया है जो भी आपको दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ कि ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है और इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसके बाद में देखो जो आपका K है यानी जो आपकी ये कापा है, कंडक्टिविटी है, ये इक्वल होती है कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट की। मतलब K इज इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, G स्टार इज इक्वल्स टू K/G लिख सकते हैं ना। मतलब इसको मैंने इधर ले लिया तो ये नीचे आ गया। ये जो G है ये क्या है, कंडक्टेंस होती है ना, कंडक्टेंस होती है G, उसका ऑपोजिट क्या है, रेजिस्टेंस। तो 1/G अगर यहाँ पे कंडक्टेंस लिखी हुई है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/G इज इक्वल्स टू R, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि ये K इंटू R के इक्वल रहेगी। या तो आप R एज ए मल्टीप्लाई में लिख लो या फिर 1/G लिख लो, वही तो बात हुई। तो R इज इक्वल्स टू 1/G, ऐसे ही तो होता है ना इनवर्स रिलेशन इनका, इसलिए मैंने वो चीज बताई है। तो G स्टार इज इक्वल्स टू K इंटू R, ये चीज आ रही है। तो डायरेक्ट चीज जो आप याद रख सकते हो वो आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर आपकी हो जाएगी G स्टार इज इक्वल्स टू R इंटू दिस कापा। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है वो मेन इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर आप इस R का उल्टा करते हो तो K/G आ जाएगा, वहीं से सारे फॉर्मूले भी आपके पास में आ जाएंगे। जैसा रिलेशन चाहिए आपको वैसा आप कर सकते हो। तो ऐसे याद रख लेते हैं इसको, G स्टार इज इक्वल्स टू RK, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको G स्टार पता है किसके इक्वल होता है, L/A के इक्वल होता है। L/A मुझे दोनों वैल्यूज दी हैं। यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी मुझे दी हुई है, ये रही। तो क्या यहाँ से आप कापा नहीं निकाल सकते हो, डायरेक्ट चीज है बिल्कुल, बस कैलकुलेशन करो, निकालो कापा, इधर डाल दो, निकल जाएगी ये, बस यही चीज है। ये अप्रोच अगर किसी को आ गई तो वो सारे क्वेश्चंस इस तरीके से कर सकते हैं। ये अप्रोच पता होनी चाहिए कि किधर से किधर क्या चीजें लेके आनी है। तो G स्टार इक्वल्स टू RK, मैंने वही चीज कहा, L/A मुझे पता है G स्टार के इक्वल होता है सेल कांस्टेंट। यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस पता है, G स्टार पता है, और ये वाला रिलेशन देखना है जिसमें G स्टार और R और K आता हो, क्योंकि ये दोनों पता है और ये निकालना है। तो सिंपली ये ही रिलेशन है, समझ गए। अब यहां से आप कापा निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा G स्टार डिवाइड बाई R, वैल्यू रख दो यहाँ पे, G स्टार होता है L/A, ठीक है। यहां पर मैं L की वैल्यू रख देती हूँ 1.5 है, A की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और रेजिस्टेंस नीचे है तो 1/30 ऐसे लिख लेते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, सही है। और 15 2 होता है 30,
2 2 होता है 4, तो कितना आ गया 1/40। 1/40 का मतलब कितना है 0.025 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये निकला है ये कापा 0.025। अब इसकी वैल्यू आप यहां पर रख सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी आपकी हो जाएगी 0.025 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड में आपकी चली जाएगी 0.5 जो दी है। यहां से 3 जीरो हटाओ, आगे के जो 3 नंबर है उनके लिए 0 यहां पर आ जाएगी, और नीचे वाला अगर आप हटाओगे तो आगे सिर्फ 5 था, तो 1 0 यहां पर लगा देते हैं। सही है, यहाँ पे आप 3 0 से 3 0 काट सकते हैं, बाकी ये चले जाएगा 5 2 10, तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी 25 इंटू 2 करके। आगे वाले 0 काउंट नहीं होगी, अब हमने पॉइंट हटा के 0 ले लिए हैं, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर वाले में वो आपको रखनी है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको वैसे रटी होनी चाहिए, और इसकी भी वैल्यू और जो यूनिट्स है वो आपको ऐसे ही रटी होनी चाहिए। तो ये आंसर आएगा। देख लिया आपने किस तरीके से सॉल्व किया है, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो उसको उतार सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट में है अ कॉपर सिल्वर सेल इज सेट ऑफ द कॉपर एंड कॉन्सेंट्रेशन इन इट इज 0.10 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है आपको, Ag+ की बतानी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन Ag+ की नहीं पता आपको। सेल पोटेंशियल आपको दे रखा है, इतना है 0.422 मोलर है। आपको कॉन्सेंट्रेशन बतानी है सिल्वर आयन की कितनी हो जाएगी, आपको E0 दोनों का दिया हुआ है, इस तरीके से है। तो आप कैसे निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर वही नर्स्ट इक्वेशन का ही यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। सबसे पहले देखिए आपका क्या क्या होगा इसमें, दो चीजों के बीच में आपकी है रिएक्शन दिखानी। आपको देखना है E0, देखिए यहाँ पर E0 इसका 0.80 है, इसका 0.34 है। तो जिसका आपका E0 वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, उसका आपका क्या होगा रिडक्शन, दूसरे वाले का क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो E0 वैल्यू 0.8 ज्यादा है, इसका मतलब Ag+ वाले का जो है रिड्यूस होगा, ठीक है। और कॉपर का क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन कॉपर पहले आप एक के लिए लिख सकते हो, अगर आपको एक साथ में नहीं लिखी जा रही है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होना है, इसका मतलब इस साइड में कॉपर जो है वो 0 में ही दिखाना है, और राइट हैंड साइड में कॉपर 2+ में होगा, ठीक है। हो गया ना ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे Ag का क्या होना है रिडक्शन, यानी यहाँ पर Ag जो है वो प्लस में होगा, और इधर जाके क्या हो जाएगा रिड्यूस, यानी 0 में जाएगा। यही चीज पॉसिबल है। अब यहाँ पे 4, इसका वो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज तो बराबर आना चाहिए। यहाँ पे कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो यहाँ पर ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई। सही है, ये ऑक्सीडेशन है, ये वाला रिडक्शन है। N की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। देखिए अब E सेल जो होता है वो कितना होता है E0 सेल। यहाँ पे सेल सेल ना लिख के ये पूरा ये जो सेल का ये डिनोट करते हैं हम, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला यही है आपका 0.059/n लॉग। यहाँ पर देखिए अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू रख दूं, पहले मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ। देखिए राइट हैंड साइड में देखिए आयन कौन सा है, यही है, ये आयन तो नहीं है, ये है ना आयन। तो यहाँ पर क्या आएगा कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। इस साइड में देखिए आयन कहाँ पर है, ये रहा, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी Ag+ की, और इसका स्क्वायर की तो किसकी स्टोइचियोमेट्री 2 है, 3 होती तो 3 लगा देते, ठीक है, और कुछ नहीं है तो सीधा 1 रहेगी, तो ये हो गई। अब देखिए E सेल आपको दिया हुआ है 0.422 है, तो यहाँ पर रखेंगे 0.422। E0 सेल कितना है, E0 सेल, अच्छा E0 सेल हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, चलो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ। E0 सेल भी कुछ नहीं है, डायरेक्टली माइनस करके आ रहा है। E0 सेल कैसे निकलेगा आपका, E0 सेल निकलता है कि E0 ऑफ जो रिडक्शन वाली स्पीशीज है माइनस E0 जो ऑक्सीडेशन वाली स्पीशीज है,
अगर करके दिखाना है तो आप ठीक से भी लिख सकते हो कि ई नॉट रिडक्शन किसका हो रहा है, एजी का, तो यहाँ पे लिख दो एजी प्लस स्लैश एजी। फिर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो यहाँ पे लिख दो कॉपर 2 प्लस स्लैश कॉपर। ठीक है, मतलब ये वाला जो चीज लिखी है ना, ये पूरा ई नॉट ऑफ दिस दिस दिस, ये पूरा यहाँ पे, और ये वाली चीज माइनस में यहाँ पे, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये करेक्ट डिनोशन होता है लिखने का। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, एजी का वैल्यू कितनी है 0.80 है, माइनस ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, वैल्यू कितनी है 0.34 है, माइनस करोगे तो 0.46 वोल्ट्स। बस ये वाला जो ई नॉट की वैल्यू है यही यहाँ रखनी है। तो ई नॉट कितना आया निकल के 0.46 वोल्ट्स माइनस 0.059, एन की वैल्यू 2 है यहाँ पर, लॉग कॉन्सेंट्रेशन कॉपर 2 प्लस की कितनी है 0.10 है, मतलब 0.1 ही तो होगी, और Ag प्लस का स्क्वायर है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ही हमें निकालनी है, नहीं पता, इसका स्क्वायर है। तो आप क्या करो, आपको बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन यहां से चाहिए, तो आपको ये पूरी टर्म एक साथ में रखनी है। अभी क्या करो, इसको इधर ले लो माइनस में, तो 0.422 माइनस 0.46, और इधर ही आपका रह जाएगा माइनस का 0.059/2 लॉग दिस, मतलब ये पूरा जो है एज इट इज रहेगा। अभी मैं ऊपर का यहाँ से हटा देती हूँ अभी, क्योंकि ये सारा यूज कर लिया मैंने, जो भी डेटा यूज करना था। अच्छा, ये मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके मैं बताती हूँ। यहाँ पर आएगा आपका 0.038 माइनस करने पे, ठीक है, तो इस चीज को इधर लिख देती हूँ, लॉग 0.1 अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। यहाँ पर है आपका 0.038, ठीक है। ये देखो, ये वाली जो टर्म थी आपकी माइनस की, इधर जाके ये प्लस की रहेगी, और ये जो नीचे 2 है ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो यहाँ पर 0.059 ऊपर था ये यहाँ चले जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 0.059। इसको सॉल्व करना है, इधर कुछ वैल्यू आएगी, इधर वैल्यू आ रही है 1.2881। अब देखो कैसे करना है, चीजें को सिंप्लीफाई करके आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। इस चीज में तो कुछ नहीं कर सकते। इसको पॉइंट हटाओगे, 3 जीरो है, वो 3 जीरो यहाँ ले लो, इसका पॉइंट हटाओगे, आगे कितने डिजिट थे 3, एक 0 एक 5 और एक 9, तो ये हटा के यहाँ ले लो, ये कटेगा ना, तो कितना बचा सिर्फ 38 इंटू 2 डिवाइड बाई 59, बस। पॉइंट से तो कुछ मतलब नहीं है, तो ये अब कट रहा है, काट लो उन चीजों को, बाकी जो मल्टीप्लाई डिवाइड होके आ रहा है इतना ही आएगा आपके पास में, ठीक है, समझ गए, ऐसे करना होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ये चीजें हैं, लॉग 0.1 अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। जब भी आपको दिखे कि आपको यहाँ पर जिस चीज को फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इसी के साथ में ही लॉग है, और इसके साइड में यहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा है, तो हम इस वाले नंबर का क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे फिर, क्योंकि निकालनी जो चीज है उसी के साथ में ही लॉग लगा हुआ है। अगर यहाँ पर लॉग के साथ में सिर्फ एक नंबर होता है और जो चीज फाइंड आउट करनी है वो ऑपोजिट साइड में मिलती है हमें, तो हम क्या करते हैं, उस चीज का सिंपल लॉग ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या लिया जाएगा, एंटी लॉग लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 0.1 डिवाइड बाई Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और ये आप इसका एंटी लॉग लोगे 1.2881 का, तो यहाँ पे है 19.413। जब आप टेबल का यूज करोगे तो इतना ही आएगा 19.413। बाकी अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो Ag प्लस ये कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 19.413। सिंपल डिवाइड होगा, पॉइंट हटा के, ठीक है। तो Ag प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो अंडर रूट ऑफ कुछ आ जाएगी, स्क्वायर है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो 5.15 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। वैल्यू के साथ में पूरा बता रही हूँ कितना कितना आएगा सॉल्व करके, ताकि जो भी सॉल्व कर रहे हैं उन्हें पता लगे कि वो बाय हैंड जब सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जैक्टली भी नहीं, थोड़ा बहुत भी मैच कर रहा है, उतना ही आ रहा है आंसर, परफेक्ट है, चलेगा उतना, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा।
तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट ऑफ दिस आएगी। ये सॉल्व करने पे आ रहा है 0.0718 आंसर। तो मतलब फाइनल अगर आप देखोगे तो 0.0718 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी ना ये Ag की, सिल्वर आयंस की। तो इसीलिए 0.071 जो है ये आपका इसमें करेक्ट आंसर है। तो अलग अलग क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, अप्रोच देखनी है आपको कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किए हैं। सो ये आपके आंसर है इसका। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जिंक और कॉपर के लिए आपको पता ही है, जिंक का क्या होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या होगा रिडक्शन। ठीक है, तो आपको जिंक 2+ में मिलेगा और यहाँ पे Cu मिल जाएगा। तो सिंपली N की वैल्यू पता लग रही है 2 है और आपको E0 दे रखा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है ये आपकी 1.1 वोल्ट्स हो जाती है। जब इसकी और इसकी वैल्यू लोगे ना तो E0 कैलकुलेट करोगे तो 1.1 आता है। अब इसमें आपको 1 फैरेडे दे रखा है, 96500 कूलम पर मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज रहेगा आपका 1 फैरेडे, इसे 96487 ऐसे होता है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए पूरा 500 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसमें सिर्फ आपको बताना है इसके अंदर डेल्टा जी नॉट बताना है आपको। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, -NF सेल। N भी पता है, F भी पता है, E0 सेल भी पता है। N की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस का 2 आ गया। F कितना है 96500 है और E0 है 1.1। सिंपली मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है इसमें। 212.3 माइनस का 212.3 ये आएगा आपका इसमें किलोजूल पर मोल में। यहाँ पर देखिए जो आपकी N की वैल्यू है वो तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फैरेडे किस में है, कूलम पर मोल, और ये आपके किस में है, वोल्ट्स में है। तो जहां पर भी आपका कूलम एंड वोल्ट्स है उसको आप किसके इक्वल रख सकते हैं, 1 जूल के। तो यानी जो CV है उसको आप सीधा लिख सकते हैं दैट इज इन जूल। तो यहाँ पर आपकी पर मोल के साथ में क्या यूनिट हो जाएगी, जूल पर मोल, है ना। तो वो जो जूल है उसको आप किलो जूल में चेंज करोगे तो यूनिट आ जाएगी किलो जूल और आंसर फिर हो जाएगा 212.3 किलो जूल पर मोल, ऐसे आएगा। सही है, तो वो जो आपकी जूल में आएगी ना उसको आप किलो जूल में चेंज करोगे तो 3 पॉइंट इधर खिसकाने हैं लेफ्ट साइड में तो किलो जूल में हो जाएगा। 3 पॉइंट राइट में खिसका दोगे तो जूल में हो जाएगा। ये चीज है बस। तो आपका आंसर इसका इतना हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर है कैलकुलेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिपॉजिट 1 ग्राम क्रोमियम। तो टाइम बताना है आपको कितना लगेगा डिपॉजिट करने में, कितना 1 ग्राम क्रोमियम को। सो 1 ग्राम है, ठीक है। पहले मैं मास लिख देती हूँ इसका जितना भी है। करंट जो है वो आपको दे रखा है, I की वैल्यू 1.25 एम्पियर्स दी गई है इसके अंदर। यहाँ से आपसे टाइम पूछा है, T अभी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। फ्लोज थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम 3 सल्फेट। 3 जो लिखा है यानी कि वो क्रोमियम किस स्टेट में है, 3+ स्टेट में है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है तभी दी गई है। T बताना है, नहीं पता। अब इसने कहा मोलर मास क्रोमियम का 52 दिया है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 52 ही लिख रही हूँ, ठीक है। 52 दिया है तो देखिए कैसे निकालोगे T। जब I है T नहीं पता तो फॉर्मूला तो यही होता है Q इज इक्वल्स टू IT, है ना। यहाँ पे हमारे पास में ये जो आपका कूलम में चार्ज है ये भी नहीं है अभी और ये T भी नहीं है, सिर्फ ये I की वैल्यू है। तो अगर मेरे को T फाइंड आउट करना है तो ये भी पता होना चाहिए Q। वो क्यों पता लगेगा, इसके रिएक्शन से। हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कि इतना डिपॉजिट हो रहा है, इतना लग रहा है चार्ज वगैरह ये वो, तो उसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी है इसके अंदर। तो देखिए जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या होगी, क्रोमियम 3+ से डिपॉजिट कब होगा, क्रोमियम 3+ में जो है वो सोल्यूशन के अंदर वो डिपॉजिट कब होगा, जब वो आपकी 0 स्टेट में होगा। तो यानी क्रोमियम 3+ में है तो यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे ताकि वो क्रोमियम में जाए और ये हो जाए क्या, डिपॉजिट। सही है। अगर कोई चीज 2+ में है तो यहाँ 2 ही तो इलेक्ट्रॉन दोगे ना 0 में ले जाने के लिए। 1 में है तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी रिएक्शन ये हो गई। अब इस रिएक्शन को देखो क्या मतलब बनता है कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, 1 मोल क्रोमियम को डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 मोल क्रोमियम को डिपॉजिट कर देते हैं।
या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 फेरेडे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिक्वायर्ड है कितना, 52 ग्राम, यानी 52 ग्राम जो दिया है ना, ये 1 मोल मतलब 52 ग्राम ही तो हुआ, वही तो मोलर मास है, 1 मोल का जितना मास। तो 52 ग्राम क्रोमियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना आपका लग रहा है। सो 3 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी 52 ग्राम क्रोमियम को डिपॉजिट कर रही है। तो अब देखो, आपसे यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं कि 52 ग्राम क्रोमियम डिपॉजिट होता है कितने से, जब 3 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। तो अगर 1 ग्राम मेरे से पूछा है क्वेश्चन में, तो 52 जहां पर ग्राम है और जो ग्राम है वो एक जगह पे आता है, और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह पे आएगी, यानी कूलम में जो भी चार्ज है वो एक जगह पे आएगा। तो 1 ग्राम अगर क्रोमियम को डिपॉजिट कराना है तो कितना मुझे यहां से देना पड़ेगा, ये आप निकाल लो। जो भी नहीं पता उसको आप x मान लो, ठीक है। 3 फेरेडे है, इसका मतलब इस f को हटाओगे तो फेरेडे का मतलब क्या है, 3 इंटू 96500 कूलम, यही मीनिंग है इसका। यहाँ पे आप क्या करो, x को फाइंड आउट करो। सो x जो भी आपका ये कूलम है ये कितना हो जाएगा, ये आपका एज इट इज था ही 96500, ये जो 52 है ये नीचे आएगा, यानी 52 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये जो भी आपका चार्ज है ये आएगा आपके पास में 5567.3, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड है ये, इतना कूलम आएगा। तो ये कूलम पता चल गया आपको, आई की वैल्यू दी है तो टी निकाल दो सिंपली वहां से, वो वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करके। तो Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, तो T यानी कि जो टाइम हो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में I। Q का एरा वैल्यू 5567.3, I दे रखा है एम्पियर में 1.25, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड है सिंपली, पॉइंट पॉइंट हटा लो, बाकी जो भी नंबर बचते हैं उनसे आपका इजीली नंबर निकल जाता है। 4453.8 सेकेंड, 4453.8 सेकेंड में आएगा। यहां से जो भी आंसर आएगा सेकंड में ही आएगा। अब इस सेकंड में आंसर निकालना है तो आप एज इट इज रख सकते हो, नहीं तो फिर इसको आप चेंज कर सकते हो। ये आ रहा है 1.24 आर, 1.24 आर घंटे। कैसे कर सकते हो आप, ये वाला जो सेकंड में टाइम आया है इसको डिवाइड करो 60 से, मिनट में हो जाएगा। वो जो आएगा नंबर उसको फिर डिवाइड करो 60 से, घंटों में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही आपको दिख रहा है कि वैल्यू ज्यादा से कम हुई है तो मतलब डिवाइड करना है, भाग करना है, चीजों को काटते जाना है। अगर आपको दिख रहा है कि कम से ज्यादा गई है चीज तो इसका मतलब गुणा करना है, तो इसीलिए डायरेक्ट पता लगता है कि डिवाइड कर करके आएगा, सही। और 60 ही होते हैं डिफरेंस, तो इसीलिए 60 से आएगा। तो आंसर कितना है, 1.24 आवर्स है। अगले में है यहाँ पर डिटरमिन दी वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालना है और डेल्टा जी नॉट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे केसी नहीं पता और डेल्टा जी नॉट भी नहीं पता है, दोनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन आपको दी है, निकल की है, 2Ag है, यानी n की वैल्यू सिंपली आपको देखनी है उस रिएक्शन से, तो 2 आएगी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे ई नॉट दे रखा है 1.05 वोल्ट्स, ई नॉट की वैल्यू भी आपको दे दी है। इसके बाद में आपका 1 फेरेडे दे रखा है यहाँ पे 96500 कूलम पर मोल होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, सही है। अब देखिए बाकी बस यही है आपका क्वेश्चन। सो यहाँ से हम सबसे पहले डेल्टा जी नॉट निकालेंगे, फिर केसी निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा जी नॉट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा -NF और ई नॉट सेल, और तीनों ही चीजें मुझे पता है। n की वैल्यू 2 है, f की वैल्यू है 96500 और ई नॉट सेल है 1.05। इसको आप करोगे तो माइनस में आएगा 202650, 202650। देखिए ये आपका कूलम में है, ये आपका वोल्ट्स में है, और पर मोल तो आपका है ही है, तो कूलम वोल्ट ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली जूल। तो जूल पर मोल हो गया, जूल में नहीं, हमें चाहिए किसमें, किलो जूल में। तो यहाँ पर पॉइंट है ना, ये पूरा सिंपल नंबर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 3 डिजिट इधर पॉइंट खिसका दो, यानी इधर से 3 डिजिट के बाद में ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आपका किसमें हो गया, किलो जूल
पर मोल में हो गया। तो यानी किलो जूल में आपका डेल्टा जी नॉट मिल गया है। तो आपका डेल्टा जी नॉट मिल गया। एक और रिलेशन है वो लगाना है यहाँ पे, डेल्टा जी नॉट का ही माइनस आर टी एल एन के यानी के सी। ठीक है, तो ये एल एन के सी हम ले आते हैं इस तरफ, और बाकी ये जो चीजें हैं इनको एक साथ लेना है, ये वाली जो है ये और ये। तो डेल्टा जी नॉट था इस साइड में, इसके साथ में ये माइनस साइन इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा आर टी। सही है जी, आर टी। टी तो वही रखा जाएगा आपका 298 केल्विन। आर की वैल्यू आपकी 8.314 ही रखोगे। अब यहाँ पे आप ये रख सकते हो -202650। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है जूल वाली वैल्यू रखी है, ये वाली, किलो जूल वाली नहीं। ये जूल में है, इसका जूल में रहता है, इसलिए यूनिट सेम। ऐसा नहीं है एक जूल का रखा है और किलो जूल का रखा है। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे आएगा एल एन के सी, कितना आ रहा है 81.79 है। अब जो फाइंड करना है वो इधर है, नंबर आपका इधर है, तो एंटी लॉग ले लोगे इसका तो के से निकल जाएगा, इसका लोगे तो आएगा 3.32 इंटू 10 की पावर 35 है। ठीक है, बाकी ये सिंपल कैलकुलेशन वगैरह इनको आप मैच कर सकते हो जितना भी आपका आंसर आ रहा है, और अप्रोच और सोल्यूशन किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता ही दिया इसके अंदर। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको सारे क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस हम आगे की जो भी वीडियोस हैं उनके अंदर हम देख लेंगे। ठीक है, सो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और अपनी फ्रेंड्स के साथ में भी आप वीडियोस को शेयर जरूर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।